वालेकुम। तो हम लोग आ चुके हैं जी अपने लेक्चर नंबर 5 में। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है अब तक कंटिन्यू है। और इसके अंदर जो कि मैंने आपको कहा था कि अब बहुत इजी वाला और बोरिंग वाला खत्म हो गया है, अब इजी वाला हमारा सेगमेंट शुरू हो गया है। तो उसके अंदर हमारे पास पहला है जी कंप्यूटर। और कंप्यूटर क्या होता है ये आप सबको पता है। जस्ट हम लोग एक लाइन है जिसको हमने पढ़ना है। Computer is a machine or device that performs computation operation based on instructions provided by a software program. आगे हमारे पास इसकी कुछ टाइप्स हमें दी हुई है, उनको देख लेते हैं। ऑन द बेस ऑफ साइज, साइज की बेस पे हमारे पास 5 टाइप्स है इसकी। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, पर्सनल कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर्स। ऑन द बेसिस ऑफ डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज, तो उसके अंदर हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स और हाइब्रिड कंप्यूटर्स आ जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स की बात करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये कंप्यूटर्स हैं बेसिकली। ये किस किस्म के कंप्यूटर्स हैं आप इसको समझ लें कि जिस तरह से हम लोग क्लाउड स्टोरेज यूज करते हैं ना, तो जो हम क्लाउड की मेमोरी यूज करते हैं वो सब कहाँ पे स्टोर हो रहा होता है, वो मे भी उन कंपनीज के पास इसी वे में स्टोर होता है। ठीक है, उनके पास यही सुपर कंप्यूटर्स होते हैं जहाँ पे हमारा डाटा जाके स्टोर होता है और हम उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं। खैर, अब हम इसको पढ़ लेते हैं। सुपर कंप्यूटर्स आर द बिगेस्ट fastest computer that can process trillions of instructions just in a second. The performance of supercomputers is normally measured in floating point operations per second instead of million instructions per second. उसके बाद ये मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर इज a big centralized machine that can support hundreds or thousands of users at the same time. इसके बाद मिड रेंज कंप्यूटर्स आ गए। मिड रेंज कंप्यूटर इज अ मीडियम साइज कंप्यूटर दैट कैन सपोर्ट up to 200 users at the same time. It has all features of a mainframe computer, but its size is smaller. इसमें कोई इतनी बात नहीं है कि मतलब ये समझाया जाए। पिक्चर्स हैं सामने, आप उसको देखिए और उसके बाद जो मैं पढ़ रही हूँ आप उसको देखिए तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। Workstation. Workstation is a high performance single user computer with advanced graphics capabilities, large storage capacity, and powerful central processing unit. Then the last one, the personal computer or microcomputer is a general purpose, cost effective computer that is designed to be used by a single user. मतलब जो नॉर्मली हमारे पास घर में कंप्यूटर्स पड़े होते हैं। उसके बाद ही हमारे पास आ गया एनालॉग कंप्यूटर। Analog computer is used where data is changing continuously and we don't need exact values but need approximate values such as speed, temperature, and pressure, etc. Digital computers. Digital computers can easily perform calculations at high speed and can only understand the binary input 0 and 1. जैसे कि हमारे ये जो हम लोगों ने अभी ये स्मार्ट कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर्स के बारे में पढ़े हैं ना, तो ये बेसिकली हमारे होते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स। इसके अंदर बाइनरी इनपुट होता है। किसी न किसी लेवल पे आपने जो ये बाइनरी कैलकुलेशंस की होंगी तो छोटे लेवल पर होती है मैथ्स में। तो अगर हम एनालॉग कंप्यूटर्स की बात करते हैं ना कि एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं, तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि स्पीड, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह को मेजर करने के लिए यूज हो जाते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि हम कंप्यूटर का यूज करते हैं तो हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता लग रहा होगा ना कि वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो मतलब उसके अंदर जो भी लिखा हुआ आ रहा होता है, तो कुछ पॉइंट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ये उस हिसाब से कि अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ये हमें प्रोवाइड करता है। एग्जैक्टली हमें डिजिट्स नहीं मिलती। हाँ, लेकिन कुछ इसमें डिजिटल भी आ रहे हैं। डिजिटल थर्मामीटर आ गया कि जो हम लोगों को एग्जैक्टली बता देता है, तो उसमें क्या है वो बाइनरी कैलकुलेशन का यूज करती है। उसके बाद ये हाइब्रिड कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ क्लरिकल मशीनरी यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, उसके बाद हार्डवेयर एक्विजिशन की बात करते हैं।
The major steps of the hardware selection and acquisition process are listed below. अब हार्डवेयर एक्विजिशन के लिए हमारे पास कुछ मेजर स्टेप्स होते हैं जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। आइडेंटिफाई सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायरमेंट्स कि हमारे सिस्टम की बेसिकली रिक्वायरमेंट्स क्या है, हमें उसके अकॉर्डिंग देखना है कि हमें किस किस्म का हार्डवेयर चाहिए। हमें मेन फ्रेम चाहिए, सुपर चाहिए, या मिड रेंज का चाहिए, हमें पर्सनल चाहिए। तो ये तो जिस किस्म का हमें काम करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। हम पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। प्रिपरेशन ऑफ टेंडर स्पेसिफिकेशन, invitation of the tenders, technical security and shortlisting, detailed evaluation of shortlisted vendors, negotiation, procurement decisions, delivery and installation, post installation review। ठीक है, मतलब वही बातें जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी थी टॉपिक में, कि हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने उसकी स्पेसिफिकेशंस लिख ली, कि हम लोगों ने एक ऑफर देख कर दी। ठीक है, टेंडर ऑफर होता है, तो हम लोगों ने वो ऑफर की स्पेसिफिकेशंस कर दी। उसके बाद हम लोगों ने जो टेंडर्स था उसके लिए इन्विटेशंस भेज दिए। फिर उसके बाद कुछ वेंडर्स हमारे पास आए, उनसे हम लोगों ने डिटेल्स ली, नेगोशिएशन की। उसके बाद ही हम लोगों ने ओके कर दिया, डिलीवरी होगी, हमारी इंस्टॉलेशन भी होगी। उसके बाद हम लोगों ने पोस्ट इंस्टॉलेशन का रिव्यू कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास हार्डवेयर मॉनिटरिंग आ गया, हार्डवेयर एरर रिपोर्ट्स, हार्डवेयर अवेलेबिलिटी रिपोर्ट्स, हार्डवेयर यूटिलाइजेशन रिपोर्ट्स। ये तीन किस्म की रिपोर्ट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। हार्डवेयर एरर रिपोर्ट्स, these reports identify CPU input and power and storage failures। ठीक है, ये हो गया हार्डवेयर एरर रिपोर्ट, जिसके अंदर हमें फेलियर्स का जो है उसकी एक रिपोर्ट तैयार होती है, बिकॉज एरर इज इक्वल टू फेलियर्स, तो उसकी एक रिपोर्ट बनाती है। Hardware availability reports. These reports indicate the time periods during which the computer is in operation and available for utilization by user। यानी कि वो कितने घंटे यूजर के लिए अवेलेबल है कि वो उसकी ऑपरेशन परफॉर्म करे। फॉर एग्जाम्पल 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे नहीं है, कितनी देर है, उसकी अवेलेबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं, उसके ऊपर एक रिपोर्ट देते हैं। ठीक है, तो ये जिस तरह हम लोग अक्सर एक लैपटॉप परचेज करते हैं और उसका हम चार्ज करते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि भाई ये हमें कितने आवर्स तक बैकअप देता है, तो वो बड़ी चीज इसमें डिस्कस की जा रही है। उसके बाद हार्डवेयर यूटिलाइजेशन रिपोर्ट, these reports shows the use of machine and peripheral device। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है डेटा मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी मैनेजमेंट। Data management is the practice of collecting, keeping, and using data in a secure, efficient, and cost-effective manner. Some data management files that organizations may be supported include situational, in- indexed, situational, and direct random access। Situational में हमारे पास आ जाता है one record is processed after another from the beginning to the end of a life। ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन गया। ठीक है, उसके बाद इंडेक्स सिचुएशनल में क्या होता है, रिकॉर्ड्स आर लॉजिकली ऑर्डर्ड according to a data related key and can be accessed based on that key। उसके बाद ही हमारे पास आ गया डायरेक्ट रैंडम एक्सेस, records are accessed individually based on a non data related key। देन हमारे पास आया है कैपेसिटी मैनेजमेंट। कैपेसिटी मैनेजमेंट इज द planning monitoring of the computer resources to ensure that the available resources are being used effectively and efficiently। ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब है that capacity management is the planning management of the computer resources to ensure that the available resources are being used effectively and efficiently। यानी कि जो हमारे पास कंप्यूटर की रिसोर्सेज हैं, हमारे पास पड़े हुए हैं, वो किस हवाले से हमारे पास यूज हो रहे हैं। ठीक है, वो हमारे पास एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये देखने के लिए हम लोग कैपेसिटी मैनेजमेंट को यूज करते हैं। और इसके लिए कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की गई है कि जो हम टास्क देते हैं वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, तो उसके लिए हमारे पास कुछ कीज हैं, दैट सीपीयू यूटिलाइजेशन रिपोर्ट को देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं। कंप्यूटर स्टोरेज यूटिलाइजेशन रिपोर्ट्स, कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे दी गई है ना, तो उसको देख के हम अंदाजा लगाएंगे कि हमारा जो हमारा कंप्यूटर है वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। कैपेसिटी यही होती है ना कि काम करने की कैपेसिटी, तो हम उस कैपेसिटी को मैनेज कर रहे हैं। मैनेज करने के लिए हम लोगों ने कुछ प्लानिंग करनी है, कुछ मॉनिटरिंग करनी है, कुछ देखेंगे, फिर प्लान करेंगे किस तरीके से करें। ठीक है, अब क्या जी,
हम लोगों ने कुछ रिपोर्ट्स देखी, कौन कौन सी वो रिपोर्ट्स हैं। वो जी हमारे पास है सीपीयू कंप्यूटर स्टोरेज यूटिलाइजेशन रिपोर्ट, उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन एंड बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन रिपोर्ट, टर्मिनल यूटिलाइजेशन रिपोर्ट, आईओ चैनल यूटिलाइजेशन। ठीक है, ये वाली सारी रिपोर्ट्स आ गई हमारे पास। उसके बाद हम लोग ये वाला हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हमारे पास टेप एंड डिस्क बैकअप्स आ जाते हैं। A tape driver is a disk storage device that reads and writes data using magnetic tapes. Tape backup is the practice of pe- um, periodically copying data from a primary storage device to the tape। मैं ना वैसे वाकई बोल बोल के ना मेरे पास भी मैं थक गई हूँ। बट ऐसा है कि टाइम बहुत शॉर्ट है और अभी बहुत सारा काम जो है वो करना पड़ेगा। अच्छा, एडवांटेजेस की बात करते हैं। सिंपल एप्लीकेशन, इजीली removable and portable, less harm to online threats, data mobility without network connectivity, reliable and efficient, provides a large storage capacity, durable and reliable. Tape storages and tape storages are reliable for 30 years with fewer error rates। ये आप लोगों ने इसको एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद कर लेना है। आगे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस देखते हैं। Restoring data from tape takes a long time. Finding particular file or directory on tape is time consuming। मतलब अगर आप लोगों ने जिंदगी में कभी भी टेप का यूज किया होगा ना, तो आप उसको अपने पास में लिख सकते हैं। High initial investment, costly equipment required, slow access speed, power and cooling requirements, technology refresh cost, high maintenance। डिस्क बैकअप रेफर, उसके बाद डिस्क बैकअप की बात कर लेते हैं। डिस्क बैकअप refers to the technology that allows one backup large amounts of data to a disk storage unit। इसके कुछ हमारे पास एडवांटेजेस आ जाते हैं। मतलब अभी थोड़ा बहुत क्रैपिंग है इसके अंदर, बट उसके बाद जाके थोड़ा बहुत एक आधा पॉइंट तो होता है ना फिर आगे जाके इस तरह का टॉपिक निकल आता है कि आपको उसको क्रैम करना पड़ता है, उसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। कंसेप्चुअली कुछ चीजें याद करने वाली होती हैं, कुछ ग्रामिंग होती है, तो इसके अंदर इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ दी टॉपिक्स इस तरह के हैं कि आपको उसको क्रैम करना पड़ेगा। आगे चलते हैं एडवांटेजेस ऑफ डिस्क बैकअप की तरफ। चीपर देन टेप, क्विक बैकअप्स एंड रीस्टोर्स, एफिशिएंट मीडियम for daily and weekly backups, less possibility for human error, allows for easier automation, much faster for restoring them। उसके बाद हमारे पास इनके कुछ डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, रिलेटिवली शॉर्ट लाइफ साइकिल, इंस्टेंट इंस्टेबिलिटी फॉर लॉन्ग टर्म डाटा स्टोरेज। उसके बाद हमारे पास कुछ स्टोरेज डिवाइसेस की बात करेंगे। कुछ हमारे पास होते हैं वॉलेटाइल मेमोरी, कुछ होती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, पहले हम देखते हैं स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती है। स्टोरेज डिवाइस इज एनी टाइप of computer hardware that stores data। Two types of computer memory are volatile memory and non-volatile memory। वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है कि फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पर कुछ भी कंप्यूटर में काम कर रही हूँ, जैसे मैं पावर ऑफ करूंगी तो वो सारा जो मेरा डाटा होगा वो इरेज हो जाएगा। लेकिन कुछ मेरा ऐसा डाटा होगा कि इवन मैंने इसको बंद भी कर दिया होगा तो फिर भी मेरी हार्ड डिस्क भी पड़ा रहेगा। वो होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो हार्ड डिस्क होती है ना, ये लोग तोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, उसके पुर्जे पुर्जे कर देते हैं ना। लेकिन इसको मतलब खत्म कर देना होता है। ठीक है, यानी कि इसको पीसेस में करना है, क्योंकि ये रिकवर हो जाती है। ठीक है, तो इसको इस रिकवरी से बचाने का हल यही होता है कि आप इसको ब्रेक ब्रेक करते हैं। ठीक है, so volatile memory requires continuous electric current to retain data. When power is turned off, all data is erased. For example, RAM. Non-volatile memory has the capacity to hold saved data even if the power is turned off. For example, hard disk. Two broad types of computer storage devices are primary storage devices. Primary storage devices storage is volatile memory in which data program instructions are stored by quick access by the computer's processor when computer is running. Two main types of primary storage devices are ROM and RAM, read-only memory and random access memory. Read-only memory, the memory which
We can only read but can't write on it. And random access memory, the computer's short-term memory, where the data the processor is currently using is stored, and it is read and write memory. Then हमारे पास आती है secondary storage devices. Secondary storage devices is persistent storage which is non-volatile in nature and holds data until it is deleted or overwritten. Four main types of secondary storage devices are magnetic storage devices, any storage device which is uses as a magnetization process to write, rewrite, and access data. आगे हम इसके कुछ टाइप देख लेते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस की, लाइक हार्डवेयर, हार्ड डिस्क ड्राइव, केस टेप, फ्लॉपी डिस्क, सुपर डिस्क, जेप डिस्क। ये जो टाइप्स होती है ना, इनको आपने अच्छे से याद करना है, मीन्स आपने इनको क्रैम कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये पेपर में कहीं ना कहीं पे टेस्ट हो जाती है, और आई थिंक सो दैट द लास्ट टाइम दैट वाज टेस्टेड। उसके बाद हमारे पास कुछ फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस आ जाती हैं, any memory storage medium which can be electronically erased and reprogrammed. Types of flash memory devices, SSD, solid state drive, new generation of storage devices similar to a hard disk, memory card used to save digital information, especially in digital cameras and mobile phones. USB flash drive, a small portable storage device connected through the USB port. Optical storage device, any electronic storage medium which is low powered laser beams to record and redrive digital data. There are some types of optical storage devices there, for example, CD and DVD and Blu-ray disc. CD, a metal coated plastic disc stores data. और मतलब आप इसको एक दफा पढ़ लें, ये मतलब आप एक तो मैंने आपको जिस तरह बताया ना कि टाइप्स आ जाती है पेपर में, और इसके अलावा ये कि ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ना कि स्टोरेज अप टू डाटा तो 8.5 GB, 25 GB, तो ये वाली जो चीजें हैं ना ये एमसीक्यूज में भी टेस्ट हो सकती है, तो आप लोगों ने उसकी बेस पे भी इसको एक दफा पढ़ लेना है। उसके बाद हम ऑनलाइन स्टोरेज की बात करते हैं, क्लाउड स्टोरेज आ जाता है इसके अंदर हमारे पास allows user to save data in remote servers, जैसा कि वो सुपर कंप्यूटर्स में मैंने आपको उनको एग्जांपल दी थी क्लाउड स्टोरेज की, कि इस तरह की जो लोग इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम लोग अगर वहाँ पे क्लाउड स्टोरेज में कुछ रखते हैं तो वो हम लोग किसी दूसरे के सुपर कंप्यूटर में अपना सेव कर देते हैं, तो वो वाली एग्जांपल आ जाती है इसमें। allows user to save data in remote servers that are managed by third party and accessed by the internet. प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस वर्सेस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, तो इसके लिए कुछ कंपैरिजन दिया हुआ है। जो प्राइमरी होती है स्मॉलर होती है, सेकेंडरी लार्जर होती है। लोकेशन जो है प्राइमरी की वो इंटरनल होती है, जबकि सेकेंडरी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकती हैं। डाटा रिटेंशन की बात की जाए तो जो प्राइमरी स्टोरेज स्टोरेज डिवाइस होती है टेम्परेरी होती है, जबकि सेकेंडरी वाली जो है ये परमानेंट होती है। एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो प्राइमरी में हमारे पास रैम, रोम, कैश मेमोरी आ जाती है, जबकि सेकेंडरी में हमारे पास हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट और यूएसबी वगैरह आ जाता है। सर्वर्स की बात कर लेते हैं। सर्वर्स क्या होते हैं, जैसा कि आपको पता ही है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, एक ही इनका सर्वर होता है जो उनकी इंस्ट्रक्शन वगैरह भी होती है। खैर पढ़ लेते हैं इसको एक बार। सर्वर इज अ computer system that provides data, services or programs to other computers known as clients or a network. ठीक हो गया, ये बात हम कर रहे थे। उसके बाद हमारे पास इसके कुछ टाइप्स आ जाती हैं, एप्लीकेशन सर्वर, ईमेल सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर, वेब सर्वर, फाइल सर्वर, डेटाबेस सर्वर, डोमेन नेम सर्वर, फाइल ट्रांसफर सर्वर। तो ये सारा आप लोगों ने एक बार को पढ़ लेना है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी ऐसे समझाने वाली बात नहीं है। ट्रांसमिशन मीडिया देख लेते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया इज अ कम्युनिकेशन चैनल that transfers information through the electromagnetic signals. इसके बाद इसकी भी कुछ हमारे टाइप्स हुई है, जिसमें हमारे पास आ जाती है गाइडेड वायर्ड मीडिया। अब ये गाइडेड वायर्ड मीडिया एक हो गया, और एक अनगाइडेड वायरलेस मीडिया आ गया हमारे पास। आगे से इसकी भी हमारे पास टाइप, जो गाइडेड वाला है उसमें हमारे पास आगे गाइडेड वायर्ड मीडिया होता गया, तो पढ़ लेते हैं। It is the physical medium that is used to transfer information through a wire or a cable. जबकि वायरलेस में हमें पता है it transmits the electron magnetic waves without using any physical medium, ठीक है।
वायरलेस और वायर्ड से आप क्या कि जो वायर वायर उसके नाम से ही जाहिर है कि किसी वायर केबल को यूज करके जो मीडिया ट्रांसपोर्ट होता है, जिस तरह आप कह सकते हैं कि अ, बहुत आसान एग्जांपल देती हूँ उसके अंदर। और वो ये है कि हम लोगों के पास ना जो पहले टीवी वगैरह यूज करते थे तो उसके अंदर केबल्स वगैरह लगती थी, तो उसके अंदर वायरिंग यूज होती थी। लोगों ने कुछ भी देखना है तो उसके लिए वायरिंग यूज होती थी, जबकि अब हमारे पास एंड्रॉइड की सहूलत मौजूद है। जस्ट जो सिग्नल्स के थ्रू हम वहाँ पे जो चाहे अपनी मर्जी का भी लगा सकते हैं ना, तो आप इसके अंदर वो वाली एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर कुछ हमारे पास आ जाती है, इसकी कुछ टाइप्स आ जाती है इसमें। ट्विस्टेड पेयर केबल आ गई, कोएक्सल केबल आ गई, ऑप्टिकल फाइबर केबल आ गई, और अगर हम वायरलेस की बात करें तो इसमें रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स और ये सारी आ गई। अच्छा, कुछ ऐसी मतलब ये तो आप लोगों ने एमसीक्यूज के हवाले से और मतलब ये सब मिक्स करके आ जाए कि एज शॉर्ट भी आ सकता है। बाकी एक आधा पॉइंट 3 के to 1 ये वाला सारा ये जितनी भी चीजें ना ये एमसीक्यूज के हवाले से आप लोगों ने भी पढ़नी है। अच्छा, तो ये मैं ये कह रही थी कि जो इंफ्रारेड रेंज होती है ना, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आज भी इस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम लोग ना कोई रिमोट वगैरह जो है हमारे फोन में इंस्टॉल होता है हम उसको यूज कर लेते हैं। वो किस तरह यूज करते हैं, उसमें होती है इंफ्रारेड वेव्स। उसके अंदर एक छोटी सी रेड कलर की लाइट लगी होती है आपके फोन में, उसको बोलते हैं इंफ्रारेड। ठीक है, अब वो इंफ्रारेड का मकसद ये होता है कि अगर आप अपने फोन में किसी भी किस्म का रिमोट किसी भी चीज का इंस्टॉल करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल एसी हो गया, आपका टीवी हो गया, तो किसी भी चीज का रिमोट जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आपका इजीली वर्क करेगा। अदरवाइज काफी एप्लीकेशन है लेकिन वो वर्क नहीं करती, क्योंकि उन फोन में इस वजह से वर्क नहीं करती क्योंकि उनके पास इंफ्रारेड नहीं है। ठीक है, तो इन वेव्स को आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद हमारे पास कुछ कंप्यूटर नेटवर्क्स आ जाते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सिस्टम दैट कनेक्ट्स टू और मोर कंप्यूटिंग devices together for sharing information। और some examples of computer networks are internet। उसके बाद इंटरनेट को देखते हैं, also called information superhighway। अब वास्ट यहाँ पे इंटरनेट क्या है, अब इसमें मैं क्या बताऊँ आपको, आपको तो सारा कुछ खुद पता है। A vast system of interconnected computers around the world allows people to share information and to communicate with each other। उसके बाद हम इसकी कुछ एडवांटेजेस देखते हैं इंटरनेट के। इंटरनेट के क्या एडवांटेजेस होते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन और वर्किंग जो कि आप कर रहे हैं। उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग, एंडलेस एंटरटेनमेंट, abundant information, jobs, freelancing, promotions and advertising, selling and buying products, global connectivity, 24/7 और न्यूज एंड अपडेट्स। उसके बाद जी इंटरनेट। अच्छा, इंटरनेट जो होता है ना कि मतलब हम लोग जो यूज करते हैं अपने फोन पे, ठीक है, नॉर्मली जो होता है यूज होता है इंटरनेट, ये मतलब आप समझिए एक्सटर्नल यूज है। जो इंटरनेट होता है ना, वो एक जिस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसका जो एक प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क होता है ना, उसको हम बोलते हैं इंटरनेट। ठीक है, अ प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क contained within an enterprise used to securely share company information along employees। और इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, improves internal communication, connects your computer across locations and time zones, helps employees to find information easily, helps performance recognition and reward, simplifies employee onboarding, provides organizational clarity, encourages knowledge sharing, reduces meeting, improves employee engagement। अच्छा, उसके बाद कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा नेट आ गया। एक्स्ट्रा नेट पे हमारे पास क्या होता है, सिमिलर टू एक्स्ट्रा इंट्रानेट but also allows access to trusted external parties such as business partners, suppliers, key customers, etc. एक्स्ट्रानेट का मतलब है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह इंटरनेट यूज हो रहा है, ठीक है, वो तो हो ही रहा है, लेकिन वो तो है कि सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉयज, उनके हेड्स और डिपार्टमेंट हेड्स वगैरह वो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, या मतलब कि इंटरप्राइज में ही काम हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है। लेकिन जब हम एक्स्ट्रा नेट की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो है ही है, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो हमारे सप्लायर्स हो गए, हमारे बिजनेस पार्टनर्स हो गए, हमारे कस्टमर्स हो गए, तो उन तक भी हमारी रसाई होती है उसी इंट्रानेट को यूज करते हुए, तो हम उसको कहते हैं एक्स्ट्रा नेट हो गया। एडवांटेजेस देख लेते हैं। लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट,
lower travel and other overhead costs, reduction in paperwork, delivery of accurate information on time, improved customer service, easy and better communication, overall improvement in business effectiveness. ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारा आई थिंक सो कि हमारा सेकंड लास्ट ही टॉपिक रहेगा, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल एरिया। और इसके अंदर हमारे पास थ्री मेन टाइप्स आ गई इसकी, लैन मैन एंड वैन। ठीक है, लैन हमारे पास होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन हमारे पास होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन हमारे पास होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, पहले लोकल एरिया नेटवर्क को देखते हैं। लोकल area network is a collection of devices connected together within a small area that share a centralized internet connection. इसके कुछ components आ जाते हैं हमारे पास। Network interference card आ गया, a circuit board or a card that is installed in a computer so that it can be connected to a LAN. उसके बाद इसके components में हम केबल, hubs, switches, server, station, switches, gateway, routers, ये सब चीजें हमें required होती हैं। लेकिन इसको मैं इतना डिटेल में जाके नहीं समझा रही क्योंकि आपको आता है, ये रूटीन क्लास है। और इसके अलावा अगर मैं ही सारा कुछ बताई हूँ तो आप तो लेजी हो जाएंगे कि आपने सारा कुछ सुन लिया है, आप उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना, आप उस क्लास भी खुद से पढ़ना है। एडवांटेजेस के देख लेते हैं। Centralized data communication is easy and fast, data privacy and security, resource sharing, computer identification, private ownership, data transfer rate is higher. इसके डिसएडवांटेजेस भी हमें यहाँ पे दिए गए हैं। हाई सेटअप कॉस्ट, covers limited area, continuous maintenance and constant upgradation needed. अब मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात कर लेते हैं। तो मैन में हमारे पास क्या होता है, various lands are connected with each other. The size of man is larger than land and smaller than man. Man covers the entire city or town. While we are talking about now wide area networks, man covers country, content, or even the whole world. Internet is the biggest example of man. A modem is often used to gain access to a WAN. So other devices such as routers may be used. Any device that gives access to WAN is known as a gateway. मतलब जो नॉर्मली आपके घर में यूज हो रहा होता है वो हमारे पास है। ठीक है, आपने एक मॉडर्न लिया और आपने उसको, अब नॉर्मली घरों में मॉडर्न लगे हुए हैं जिसके थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं। अच्छा, सम अदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, उसके अंदर हमारे पास कैन दिया जाता है, पैन दिया जाता है, और डब्ल्यू लैन दिया जाता है, और कुछ हमारे पास वीपीएन दिया जाता है। ये देखते हैं वन बाय वन करके ये क्या होता है। कैंपस एरिया नेटवर्क क्या है? A group of interconnected local area networks operating within a limited geographical area like university campus. ठीक है, इसको समझाने की भी जरूरत नहीं है। पर्सनल एरिया नेटवर्क, a computer network that connects computers within an individual's person's workspace। मतलब इसमें आप अपने फोन डाटा का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, WLAN, WLAN में आ गया, a network that allows devices to connect and communicate wirelessly to form a local area network। इसके बाद हम VPN की बात कर लेते हैं। और VPN का यूज बहुत सारे लोगों ने किया होगा। जब टिकटॉक जो है बैन हुई थी पाकिस्तान में, तो बहुत से लोग VPN का यूज करते हुए उसको रन आउट कर रहे थे। तो वो बेसिकली VPN क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। मतलब इसके अंदर आपकी आइडेंटिटी भी खत्म हो जाती है कि आप असल में क्या है वो नहीं पता लगता। आपकी वाईफाई की जो आईपी है वो चेंज हो जाती है। तो उसके थ्रू जो है, इसी वजह से आप जब VPN यूज करते हैं किसी भी कंट्री का, तो आप ये शो कर रहे होते हैं कि आप उस कंट्री से रिलेट करते हैं। तो जो वहाँ की जो सिर्फ वहाँ पे वेबसाइट अलाउ है वो आप विजिट कर सकते हैं। A mechanism to create a secure encrypted online connection over the internet. Two main types of VPNs are used in organizations: remote access VPN, site-to-site VPN. Remote access VPN में हमारे पास क्या आता है? Allows employees to securely access the organization's private network through the public network. Site-to-site VPN connects individual networks to each other, such as a corporate network or a branch office network connect together. Two types of site-to-site VPN: Internet VPN, intranet VPN, and extranet VPN. Intranet VPN
connects branch offices within our enterprise, and where extranet VPN used to give business partners limited access to each other's corporate network. अगर हम लोग फर्दर इसमें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो वो हमारे पास क्या आती है, कुछ डिफरेंट किस्म की टोपोलॉजीज होती है हमारे पास, वो हम देखेंगे वन बाय वन करके. Network topology. Network topology refers to how various nodes, devices, or connection on your network are physically or logically arranged in relation to each other. इसकी हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं. इसमें हमारे पास बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी आ जाती है. वन बाय वन करके इनको बस बहुत जल्दी से देख लेते हैं. एक bus topology और line topology भी कहते थे इसको, in which all nodes are connected to a single cable. ठीक है, सिंगल केबल में जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे लगा हुआ है. ठीक है, अगर इस दौरान पर यहाँ से कनेक्शन हमारा होता है, यहाँ से खराब होता है, यहाँ से हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें से कुछ भी नहीं चलेगा, सब बंद हो जाएगा. उसके बाद रिंग टोपोलॉजी, इन विच ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू अदर डिवाइसेस. इसके अंदर भी अगर एक का कनेक्शन जो है वो लॉस्ट होता है तो उसे बाकी भी खराब हो जाएगा. स्टार टोपोलॉजी आ गया हमारे पास. इसमें तो अगर ये मेन चीज को कोई इशू होगा तो फिर बाकी सबको होगा, अदरवाइज अगर इसमें से एक डिवाइस जो है हमारी डिस्कनेक्ट होती है तो बाकी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इन ईच नेटवर्क कंपोनेंट इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल नोड. उसके बाद हमारे पास आ जाता है tree topology or star or bus topology, in which star networks are interconnected while bus networks like tree. It is also called hierarchical topology. It should be at least have three levels to the hierarchy. ठीक हो गया. उसके बाद ये हाइब्रिड टोपोलॉजी आ गई कि बहुत सारे जो नेटवर्क्स होते हैं, जिस तरह से ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के नेटवर्क्स थे, ये हमारे पास रिंग नेटवर्क आ गया, ये हमारे पास बस नेटवर्क आ गया, और उसके बाद ये हमारे पास नेटवर्क था कौन सा वाला था, स्टार टोपोलॉजी थी हमारे पास ये, तो वो आ गई. और इसके अंदर आप इसकी ट्री टोपोलॉजी को भी ऐड कर सकते हैं. तो बहुत सारे नेटवर्क्स जो हैं उनका एक कम्बिनेशन जो हमारे पास बन जाता है उसको हम कहते हैं हाइब्रिड टेक्नोलॉजी टोपोलॉजी. उसके बाद हमारे पास एक मैश टोपोलॉजी आती है, मतलब जिसका कोई समझ नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं उसको कोई समझ नहीं आ रही. where each network is connected is interconnected with one another. उसके बाद हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क बेस्ड ऑन देयर आर्किटेक्चर है, तो देख लेंगे. और मेरे ख्याल से इसके बाद बस एक टॉपिक और है और उसके बाद ठीक हो जाएगा, मतलब मुझे नहीं, इसके अलावा भी है हमारे पास. इफ यू वांट सो हम इसको फर्दर जो है लेकर चले जाएंगे लेक्चर 3 की तरफ. इसको हम लेक्चर 3 भी कवर कर लेंगे. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क से हम लोग इसको अगेन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह.